लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आल पर। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, इसराइली इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने गजा की पट्टी की सरहद पर ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का एक वसी जाल बिछा रखा है। हमास इन सुरंगों की खुदाई के लिए सालाना 140 मिलियन डॉलर की खती रकम खर्च करती है। इन सुरंगों की खुदाई और मुकम्मल तैयारी के लिए 12,000 फ़लस्तीनी मजदूर काम करते हैं और एक सुरंग पर कम से कम $1,00,000 खर्च होती है। इसराइली इंटेलिजेंस का कहना है कि फ़लस्तीनी जंगजू गजा की पट्टी की सरहद पर खोदी गई इन ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के रास्ते से जजीरा नमा सीना से असला, गोला बारूद और खाम हालत में धमाका खेज मवाद स्मगल करते हैं और गजा मुंतकिल करने के बाद ये बारूदी मवाद खान यूनस और देरल बला के मकाम पर अस्करी तरबीती मराकज़ में ले जाया जाता है, जहां देसी हथियार तैयार किए जाते हैं। ये मराकज़ बराह रास्त हमास की निगरानी में काम करते हैं। दोस्तों, फ़लस्तीनी इलाके गजा की पट्टी पर खोदी गई ये सुरंग इसराइल के लिए दर्द सर तो बन चुकी है, मगर सोचने की बात है कि फ़लस्तीनियों ने ये गुर्ग सीखा कहाँ से। तो फ़लस्तीनी सिक्योरिटी अमूर के तज्जिया निगार खालिद आकाश ने अल अरबिया.नेट से इसी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों ने सुरंगें खोदने का ये तसव्वुर वियतनामियों से हासिल किया है। वियतनाम पर अमरीकी हमले के दौरान मकामी आबादी ने कूची के नाम से सुरंगें खोदना शुरू की थी, क्योंकि वहां भी ऐसी ही जंग 1960 और 70 की दहाई में लड़ी गई। दोस्तों, हुआ यह था कि साउथ वियतनाम में अमरीकी मदद से एक ताकतवर हुकूमत कायम थी, जिसे अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के भी फौजी और माली अमदाद हासिल थी। जबकि इसके मुकाबले में नॉर्थ वियतनाम की फौजी लिहाज से बज़ाहिर कमज़ोर कम्युनिस्ट हुकूमत थी, जिसे सवेत रूस और चीन की कुछ मदद तो हासिल थी, लेकिन ये बहुत कमज़ोर मदद थी। अमरीकी फौजी साउथ वियतनाम में मौजूद थी और नॉर्थ वियतनामियों के खिलाफ लड़ रही थी, क्योंकि नॉर्थ वियत वाले साउथ वियतनाम को अपने साथ शामिल करके इस पूरे इलाके को एक मुल्क के नाम से बहाल करना चाहते थे, जबकि अमेरिका ये चाहता था कि साउथ वियतनाम का दिफा किया जाए और इसे कायम रखा जाए। तो दोस्तों, ये वहां पर एक तनाज़ा जारी था। नॉर्थ वियतनाम के लीडर हो ची मिन्ह ने जान लिया कि वो इतनी बड़ी आलमी ताकत से खुले मैदान में नहीं लड़ सकती। इसके पास ना तो वैसे हथियार हैं और ना ही तैयारे हेलीकॉप्टर इतनी तादाद में हैं कि वो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का मुकाबला कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि ज़मीन पर मुकाबला करने की बजाय ज़मीन के नीचे चले गए। उन्होंने कई 100 किलोमीटर लंबी आपस में मिली हुई सुरंगें बना ली। वैसे तो ये सुरंगें उन्होंने अमरीकियों से पहले फ्रांस के खिलाफ जंग के दौरान बनाई हुई थी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ ये इन्हें नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। सुरंगों को मॉडर्न भी किया गया और दसियों किलोमीटर तक मजीद फैला भी दिया गया। दोस्तों, खास तौर पर साउथ वियतनाम के शहर साइगोन, जिसे अब हो ची मिन्ह कहते हैं, इसके नीचे एक अंडरग्राउंड सुरंगों का पूरा शहर था। इसमें अस्पताल थे, गोदाम थे, आराम की जगह थी, मिनी सिनेमाज थे और जगह जगह बॉबी ट्रैप्स थे। हथियार बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, रोशनी का बंदोबस्त था और वेंटिलेशन के भी कई छोटे छोटे रास्ते थे। ये अंडरग्राउंड सुरंगें अमरीकियों और इनके इत्तेहादी साउथ वियतनामियों के लिए सबसे बड़ा दर्द सर थी, क्योंकि ये सुरंगें ज़्यादातर वियतनाम के खुले जंगलों में खुलती थीं और कुछ तो ऐसी थी कि इन तक पहुंचने के लिए झीलों के अंदर से तैरकर आना पड़ता था। चंद इंच की एक झाड़ी जो दूर से नजर आ रही होती थी, ये इनकी ओपनिंग होती थी, और बाज तो दरख्तों की जड़ों में भी खुलती थी और बाज करीबी देहात में जानवरों के बाड़ों में खुलती थी। अब होता ये था कि किसी भी वक्त जब अमरीकी या इनके इत्तेहादी साउथ वियतनामी फोर्स गुजर रही होती थी, तो अचानक किसी जगह से कम्युनिस्ट गोरिल्ला क्लैशनकोव के साथ निकलता था, अमरीकी फौजियों पर फायरिंग करता था और फिर शलाबे की तरह गायब हो जाता था।
बचे रहने वाले फौजी इसे तलाश करने के लिए लपकते तो उन्हें काफी तलाश करने पर एक चंद इंच का 1.5 फुट चौड़ाई वाला एक सुराख मिलता था, जिससे एक कमजोर सा शख्स ही अंदर जा सकता था, जबकि अमेरिकन अक्सर डील डोल वाले और वियतनामियों से काफी लंबे चौड़े होते थे, इसलिए अमेरिकी सुरंगों के अंदर नहीं जा सकते थे। फिर वो इन पर फायरिंग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सीधी सुरंग नहीं होती थी। 2-3 फुट नीचे जाकर या एक तरफ या दो अतराफ में, और बाज औकात धोखा देने के लिए कई अतराफ में मुड़ती थी, यानी गोली सीधी चंद फुट नीचे जमीन से ही टकराती थी और किसी को लगती नहीं थी। चुनाचे जो कोई भी इसमें छुपा होता, इसका पीछा करने के लिए हर सूरत में इस तंग सी कब्रनुमा खाई में जाना लाजिम ठहरता था। तो अमरीकी सोचते कि चलो इसमें 2-3 बम फेंकती हैं कि जो भी जहां भी होगा मारा जाएगा, सुरंग तबाह हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये फार्मूला भी काम नहीं आया। एक तो सुरंग इतनी गहरी थी कि इसे तबाह नहीं कर सकते थे। फिर ग्रेनेड जो अमूमन सुरंगों में फेंके जाते थे वो सिर्फ वहां तक कारआमद थे जहां तक सुरंग सीधी थी। जहां से वो मुड़ती थी वहां अक्सर वियतनामी गुरीलों ने पत्थर या लोहे के दरवाजे लगाए हुए थे जो बम का असर आगे तक नहीं फैलने देते थे। तो अमरीकियों ने सोचा कि सुरंगों में मौजूद वियतनामी गुरीलों को मारने का बेहतरीन तरीका सुरंगों में गैस छोड़ना हो सकता है, ताकि जो भी अंदर है वो दम घुटने से या जहर से मर जाए। लेकिन ये केमिकल वेपन फार्मूला भी ज्यादा काम नहीं आया, क्योंकि वियतनामी गुरीलों ने जल्द ही इसका तोड़ यूं निकाला कि उन्होंने अंडरग्राउंड सुरंगों के हिस्से बनाने शुरू कर दिए। तो जैसे ही वियतनामी सुरंगों के नेटवर्क में जाकर वो पहला मोड़ मुड़ते, वो सुरंगों का रास्ता बंद कर देते, जिससे ये होता कि गैस अंदर करीब की दूसरी सुरंग से बाहर निकलने लगती। सो ये गैस का फार्मूला भी अमरीकियों को कोई खास कामयाबी नहीं दे सका और कुछ हलाकतों से ज्यादा इनका कोई फायदा नहीं हुआ। वियतनामी गुरीलों का बेहतरीन हथियार ये सुरंगें थी, क्योंकि वो सारा दिन अंडरग्राउंड सुरंगों में आराम करते थे और रात को खुफिया छोटे छोटे रास्तों से बाहर निकलते, पूरे जंगल में और रास्तों पर बॉबी ट्रैप्स बिछाते, यानी ऐसे ट्रैप्स कि जिन पर पांव आते ही अमरीकियों की गाड़ियां और काफले उड़ जाते। ये ट्रैप्स बिछाकर वो सुबह होने से पहले ही अंडरग्राउंड सुरंगों में वापस आ जाते और अपनी जरूरियात का सामान भी साथ ले आते। कभी कभी ऐसा भी होता कि दिन के वक्त भी अगर अमेरिकी काफिला गुजर रहा होता तो एक वियतनामी गोरीला किसी जगह से जाहिर होकर इन पर फायर खोल देता। यूं चंद एक अमेरिकी और इसके मकामी इत्तेहादी मारे जाते। फिर वो वियतनामी गोरीला भागता हुआ एक तरफ निकलता और अमेरिकी फोर्स उसके पीछे भागती। वो चंद मीटर दूर एक खुफिया सुरंग के दरवाजे में लम्हों में कूद जाता। इनकी तो रोज की प्रैक्टिस थी, लेकिन अमेरिकी फोर्स जब इस सुरंग के करीब पहुंचती तो चारों तरफ से घेरे में आ जाती, क्योंकि इस एक सुरंग के दरवाजे के करीब और दरवाजे भी खोद चुके होते थे। तो कई इतराफ से ये गुरीले फायरिंग करते और चंद सेकंड के हमले के बाद फिर नीचे टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों में गुम हो जाते। दोस्तों, ऐसी सुरंगें अक्सर डेड एंड पर ही खत्म होती थी, क्योंकि अंदर से जहां से इसका लिंक किसी बड़ी सुरंग से जुड़ा होता है, इसे दाखिल होने के बाद बंद कर दिया जाता था। यानी साइगान शहर के नीचे एक पूरा बागी शहर था। ये अलग बात है कि इस शहर के अपने मसाइल भी थे, जैसा कि यहाँ घुटन बहुत थी। कई जगह से सुरंग खोदते हुए वियतनामी गोरीले दबकर मर भी जाते थे। वहां पर सांप भी बहुत थे और बिच्छू भी थे और जिल्द की बीमारियां भी बहुत मुतासर करती। लेकिन दोस्तों, गुरीला हथियार में सुरंगों से अच्छा हथियार कोई दूसरा नहीं था। तो ये गुरीला टेक्निक अमरीकियों को इतनी महंगी पड़ रही थी कि इनके गैंग्स और फाइटर जहाज भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सो अमेरिका को इन सुरंगों को तबाह करने के लिए बाकायदा दुबले पतले इंजीनियर हायर करना पड़े। लेकिन इस खतरनाक तरीन काम के लिए अमेरिकी फोर्स में से कोई भी भर्ती पर तैयार नहीं होता था। सो अमेरिका ने यह किया, अपने ही सिपाहियों में सिविल वॉलंटियर को तलाश करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिकी फौजियों में से कुछ छोटे कद और दुबली जिसामत के लोग तंगो तारीख सुरंगों में बेनामी गुरीलों से लड़ने के लिए तैयार होने लगे। और ये ज्यादातर वो लोग थे कि जिनको कमजोर होने का ताना दिया जाता था। दरअसल उन्होंने असल मायनों में दो बदू गुरीला अंदाज में लड़ना नहीं होता था। उन्होंने रेंगते हुए सिर्फ सुरंगों में जाना होता था और वहां पर मौजूद असले और खाने पीने के सामान को तबाह करके वापस आना होता था। इधर कहीं बॉबी ट्रैप्स होते तो उन्हें तबाह करना होता था। तो दोस्तों,
یہ لوگ جو ان تنگو تاریک گھٹی ہوئی قبروں میں رینگنے کے لیے تیار ہوتے تھے انہیں سرنگوں کے چوہے کہا جاتا تھا۔ سرنگوں کے چوہے کہلانے والے یہ لوگ دن کے وقت امریکی فوجیوں کے ساتھ اس طرح سرنگ میں اترتے تھے کہ ایک ہاتھ میں ٹارچ ہوتی تھی اور دوسرے میں پسٹل۔ یہ رینگتے ہوئے جب اندر جاتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ویتنامی گوریلوں نے وہاں بھی بوبی ٹریپس لگائے ہیں، یعنی نیچے اترتے ہی جیسے ہی وہ سرنگ کے اندر کسی بھی سمت مڑتے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں سے مٹی نرم ہے اور ذرا سا دباؤ پڑنے پر وہ ایک موت کے گھڑے میں جا گریں گے۔ ایسا گڑھا کہ جس میں نوکیلی لکڑیوں اور کیلوں کا بستر گھائل کر دیتا۔ پھر انہی سرنگوں میں کسی بھی جگہ پر کوئی ویتنامی گوریلا چھپا ہوتا تھا جو کسی ایسے سرنگ کے چوہے جیسے آدمی کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، اور اس کی ایک گولی اس رنگ کے چوہے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ ویتنام چونکہ ایک سمندری پٹی کے ساتھ سلن زدہ زمین تھی تو وہاں سانپ، بچھو اور زہریلے کیڑے مکوڑے عام تھے۔ ویتنامی جنگجو ایسے ٹریپس بھی بچھا کر رکھتے تھے جن پر ان امریکیوں کا سر یا ہاتھ جیسے ہی کسی خاص جگہ سے ٹکراتا تو لکڑی کا ایک کور ہٹ جاتا اور اس کے اوپر سے سانپ یا کافی زہریلے بچھو اس آدمی پر گر جاتے۔ وہ چیختا چلاتا، لیکن جب تک کوئی اس کی مدد کو نہ آتا وہ جان ہار چکا ہوتا تھا۔ پھر اس کی باڈی کو باہر نکالنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ تو دوستو، اب امریکیوں نے یہ کیا کہ اپنے آدمیوں کو ان سب چیزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹریننگ دینا شروع کر دی، لیکن اس کے مقابلے میں ویتنامی گوریلے بھی تیزی سے سیکھتے گئے اور اپنی تکنیک اپ ڈیٹ کرتے گئے، یہاں تک کہ امریکیوں کے پاس یہ سرنگوں کے چوہے کہلانے والے آدمی ختم ہو گئے، کیونکہ 100 میں سے صرف 10 سے 12 آدمی زندہ بچ کر واپس آتے تھے، لیکن یہ زندہ بچ جانے والے آدمی بھی زندگی بھر کے لیے خوفناک نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے تھے۔ دوستو، اپریل 1975 کا آخری حملہ جو بہت کوآرڈینیٹر تھا، اور اس حملے نے امریکیوں اور اس کے سوت اتحادیوں کو پانی کے ٹینکوں اور جہازوں کے سٹینڈ سے لٹک کر جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ حملہ انہی سرنگوں سے پلان ہوا تھا۔ تو جب امریکہ یہاں سے چلا گیا اور ویتنام آزاد ہو گیا تو سائیگان شہر کے نیچے ان سرنگوں کا نام ہو چی مان رکھ دیا گیا۔ تو تب دنیا کو معلوم ہوا کہ ویتنام کی جنگ میں اہم ترین کردار ادا کرنے والی یہ سرنگیں دراصل 120 کلومیٹر طویل سرنگوں کا جال بچھا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔